उदास नस्ले का ये दूसरा हिस्सा है हिंदुस्तान के नाम से। पहला ब्रिटिश होता है, दूसरा हिंदुस्तान के नाम से। असुरदगी सोख्ता जाना है कहर मीर, असुरदगी सोख्ते जाना है कहर मीर, दामन को टुक हिला के दिलों की बुझी है आग, दामन को टुक हिला के दिलों की बुझी है आग। मीर तकी मीर का ये शेर से शुरू करते हैं। गांव की सोई सोई गर्द आलोद फिजा इस तरह कायम थी उन बरसों में रोशनपुर के 20 नौजवान अजनबी सरजमीनों में हलाक हो गए थे। जंग के मैदानों में बिखरे हुए उन महबूब और मजबूत जिस्म तेज धूप में बुखारात बनकर उखड़ गए। नैल सैलाबों की नई आंधियों और तूफानों ने उनकी हड्डियां जमीन में दबा दी। 20 औरतें बेवा हो गईं और लड़कियां मोहब्बत में गरीब हो गई। रोशनपुर की जमीनों में सैलाब आ गई और फिजा में तबाह हो गई और किसान कर्जे और भूख के नीचे झुक गए। जानवर बीमार से मर गए, भूख के किसानों से काट कर खा लिए और औरतें भैंसों के दूध दूह कर। एक वक्त आया जब पागल आंखों वाले किसानों के ढांचे गलियों में आवारा फिरते फिरते छतों पर पड़ते हुए पेटों वाले जर्द जर्द बच्चे टांगे लुटकाकर बैठे थे, तो उसके गांव पर चले हुए जंगल और बीमारी से तबाहशुदा किले का शुबा होता था। लेकिन नयाज मौसम अपने पूरे रंग और रूप और आबो ताब के साथ आया। सैलाब का पानी उतर गया और बारिशों से गिरे हुए मकानों की दीवार खड़ी हो गई और हरदम जवान होते हुए लड़कों और बैलों और बूढ़े होते हुए किसानों ने सैलाब की डाली हुई सियाह और जरखेज मिट्टी में हल चलाया और गेहूं और चने दूसरे अनाज बोया। दिन रात की कड़ी मेहनत से खेतों में सरसब्ज रेशमी फसल उठी। गंदुम के दानों में गूदा पड़ा और औरतों की छातों में दूध भर गई और उनकी कोख में इंसानी पेच पड़ना शुरू हुआ। फसलों के दरमियान खड़े होकर किसानों से पुरखनाक नजरों से देखा कि सुबह के ताजा बेजरूरत धूप उनकी कलियों और मकानों और मूंटियों में दाखिल हुई और गहरे नीले बेदाग आसमान के मुकाबिल मकड़ी और चमकीले तार और आग की बूढ़ी मियां गांव के ऊपर लहराने लगी। बच्चे उनको पकड़ने के लिए शोर मचाते हुए दौड़े। फिर सूरज ऊंचा हुआ तो धूप उनके सहनों और दलानों में फैल गई और एक ख्वाब आलोद मिटियाली गिर्द ने, जो जिंदगी और काम की अलामत होती है, गांव को लपेट में ले लिया और खेतों में से उठकर वो साए में आ बैठे और दोपहर खाना खाने और तंबाकू पीने लगे। और इस सारे वक्त को उन्होंने बड़े सुकून और दिल बस्तगी से बर्दाश्त किया कि जो कुछ गुजरा वो हिंदुस्तान के किसानों का मुकद्दर था। ऐसा होता ही आया था। गांव की सोई हुई गिरद आलोद फिजा इस तरह से कायम थी। नईम को गांव में रहते चंद महीने हो चुके थे। वह कभी कभी हल चलाता कभी, लेकिन काश्तकारी की मेहनत के अब वो काबिल नहीं रहा था। वह शाम के वक्त अक्सर पंजाब घर में जाता और बूढ़े जवान सभी उठकर उसका इस्तकबाल करते, जो उन सरहदों पर पगड़ियां रख लेते और बूढ़े उनको अपने बराबर जगह देते, क्योंकि वह वाहिद शख्स था जो अभी तक रोशनपुर में जंग से जिंदा लौट कर आया था और सीने पर इम्तियाजी निशान लगाया था और एक मुरक्का जमीन जिसे सरकार की तरफ से मिली थी
लड़कियां उसे देखकर एहतराम से रास्ता छोड़ कर चलने लगती, क्योंकि नईम की माँ ने उन्हें बता रखा था कि समुंदर पार के मुल्कों में कई अजनबी औरतें उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उसे शादी करना चाहती थी, मगर वो उन्हें छोड़कर अपने गांव वापस चला आया था। नईम गरीबुल वतन था। गरीबुल वतनी मुशक्क़त और अजियत के एक लंबे वक्फे के बाद गांव को पुरसुकून ख्वाब की तरह महसूस कर रहा था। वह जी भर कर खाता, सोता और कबड्डी के मुकाबले और बैलगाड़ियों की दौड़ में फौजी और दरी पहनकर शरीक होता। वह नहर पर पार कर रहा था जब सामने से 3 सवार नमूदार हुए। ये जोगिंदर सिंह और 2 जवान थे जो छोकरे थे। नजदीक आकर उन्होंने बाहें खींची और बुलंद आवाज में उसका हाल पूछा। कहाँ से आ रहे हो नईम ने पूछा। वागड़ों की फतह देखकर जोगिंदर सिंह बोला। मिले? हाँ, एक जगह डेरा मिला। रिवॉर्ड है। फिर कल का शिकार बड़ा भारी। चलोगे? रात में हम गड़े खोदने को जा रहे हैं, कल नईम ने कहा। तीनों सवारियों ने पाके ठेली छोड़ दी। एक नजदीक सूरज के टिकिए उठते आ जाता। लस्सी हमारे साथ आकर पीना। जोगिंदर सिंह पट दौड़ती हुई घोड़ी पर मुड़कर चला और बल पर से उतर गया। ऊपर बारिश हुई। नहर के गदले पानी को देखकर नईम सोचा। सुबह वह सोकर उठा तो वह दूसरे के बाहर हल्का हल्का शोर हो रहा था। उसने जल्दी से पतलून टांगों पर खींची। फौजी कोट पहनकर जमाई लेता हुआ बाहर निकला आया। अहाते में रुककर उसने सफेद बैल की गर्दन का जख्म देखा। फैसला किया कि शिकार पर जाने से पहले उस पर दवाई लगाएगा। फिर उसने घोड़े की पुश्त पर हाथ फेरा और उसके पीछे दोनों घंटों की अंगुलियों में लेकर बारी बारी दबाया। घोड़े की भड़क से उसे अंदाजा हो गया कि जानवर ताजा दम है और सवारी के लिए तैयार है। वहीं वह खड़े खड़े उसने अम्मा को, जो 14 बलो रही थी, हिदायत की कि गांव छोड़कर उसके बाग मरम्मत करना शुरू कर दें। फिर उसने कोने में से थोड़ी सी खुश्क घास उठाकर घोड़े के आगे डाली और अली को, जो दरवाजे में खेल रहा था, एक हाथ से उठाकर उसकी पुश्त पर बैठा दिया। बच्चा उसके बाल पकड़कर गर्दन के साथ चिमट गया और उसकी माँ कपकपा और ढेर छोड़कर उसकी तरफ भागी। नईम हंसता हुआ बाहर निकल गया। अहमद दीन के घर के आगे चंद लोग जमा थे। नईम ने जमाई लेकर जो हड़ताल और सिखों के बाग पर और आसमान पर सारे में नजर दौड़ाई। एक सोकर उठने हुए किसानों की तरफ दौड़ता था और खुशगवार सुबह थी, जब धूप ने अभी अभी दरख्तों को छुआ था और उन्हें नन्ही नन्ही चिड़िया नाच रही थी। दाएं हाथ वाले मजमे में शोर पड़ गया था। अहमद दीन अपने दरवाजे पर खड़ा गुस्से में बेच रहा था। रोशन आगा का मुंशी घोड़े की बाग थामे अपने चंद खामोश आदमियों में घिरा उसके सामने खड़ा था। मेरे पास कुछ नहीं है, भाग जाओ, कुछ नहीं है। बाजू हवा में नचाकर अहमद दीन ने चीखा। मुंशी ने हुक्के के 2 लंबे लंबे कश लिए और गर्दन मोड़ करके कड़े चालाक लहजे में बोला, हम तुम्हारे दलान में तलाश लेंगे। तुम मेरे घर में कदम नहीं रख सकते, मैं दावा कर दूंगा। अहमद दीन चीखा। उसकी पगड़ी खुलकर जमीन पर घिसट रही थी। वह खाक आलोद डोरी हवा में उड़ रही थी। आस्तीन शाने पर से फट गई चुकी थी। वह गम गुस्से के आंसू उसके रुखसारों की लहरें सियाह छेड़ों में बह रहे थे। बतलाऊंगा कि तुमने
مجھے پیٹا، میری بے عزتی کی، میری پگڑی اتاری، میری داڑھی نوچی۔ کیا میں چور ہوں؟ بھاگ جاؤ، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے منشی کو طرف انگلی ہلائی، لیکن اس کا گلا بند ہو گیا۔ کچھ دیر تک منشی کھڑا بوڑھے کسان کو عورتوں کی طرف مٹیا چھاتی میں دے کر روتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور اس کے دل میں اس مخصوص خوف نے سر اٹھایا جو پکی عمر کی سادہ لوگ اور دہقانوں اور مزدوروں کی روتے دیکھ کر ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے آدمیوں کو لے کر چپ چاپ ایک طرف چل پڑا۔ نعیم آہستہ آہستہ چلتا ہوا احمد دین کے پاس جا کھڑا ہوا، جو اب بے کواڑ کے دروازے میں بیٹھ گیا تھا اور آنسوؤں اور رخساروں پر خشک ہو رہے تھے۔ صرف ایک نوجوان لڑکا اس کے پاس کھڑا رہ گیا تھا۔ کیا بات ہے چچا؟ نعیم نے پوچھا۔ موٹر نہ لینے آئے تھے، احمد دین کے بجائے لڑکے نے جواب دیا۔ موٹر نہ؟ روشن آغا نے موٹر خریدی ہے، پھر ہمیں موٹر نہ دینا پڑتا ہے۔ نعیم نے ہوا میں دیکھتے ہوئے لمبی سی اینٹ کی اور کچھ نہ سمجھ کر گھبرا گیا۔ ٹھہرو، دیکھو لڑکے پر جھک کر بولا، یہ موٹر نہ گیا ہوتا؟ جاگیردار نے موٹر خریدی ہے، ہمیں اناج دینا پڑتا ہے۔ لڑکے نے کہا، کتنا؟ یہ زمین کے حساب پر ہے، میرے پاس 20 ایکڑ ہے اور ایک جوڑی ہے، میں نے ایک دھڑی دیا ہے۔ روشن آغا کے حصے میں نہیں، اپنے حصے کا۔ کیوں؟ لڑکا ستیاتا گیا۔ بس ہم پر لازمی ہے، میں ضرور دیتا۔ احمد دین نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، 100 دفعہ دیتا چودھری کو، پر میرے پاس کچھ نہیں۔ اگر میں زندہ دوں تو 8 مہینے کا کھانا پڑے گا۔ یہ دیکھو۔ اس نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیے۔ میں نے ساری زمین میں پھینک دی ہے، کسی نے میری مدد نہیں کی۔ میں نے خود ساری خوبیاں کی ہے، میں نے خود بوائیاں کی ہے۔ میرا بیٹا جنگ میں مارا گیا اور آج انہوں نے مجھے پیٹا ہے۔ میری داڑھی، اس نے لرزتے ہوئے بدصورت حال نعیم کے آگے پھیلائے رکھے، جن کے پوری خشک ہو چکی تھی۔ نعیم جیب میں ہاتھ دیے سر جھکا کر چلتا ہوا واپس آ گیا۔ نیاز بیگ چمڑے کے تاکے سے باغیں مرمت کر رہا تھا۔ تم بھی موٹرانہ دیا ہے؟ صحن میں کھڑے ہو کر اس نے خفکی سے پوچھا۔ ہمارے تو اپنے زمین ہے، ہم کیوں دیں گے؟ اس کے باپ نے چھاتی پھیلا کر کہا، ہمارے نزدیک آنے کی ان میں ہمت ہے، سب کو سلا دوں۔ ہم نے خوراک جیتا ہے، کوئی مذاق ہے؟ ہم نے خوراک جیتا ہے، کوئی مذاق ہے؟ آنکھوں کو ٹٹولتے ہوئے بیٹھے، دیکھا تو وہ باغ مرمت کر رہا ہے۔ نعیم نے جو چولہے پر سے پکی ہوئی موٹی توڑتی ہوئی مٹی توڑی، اسے ہاتھ میں ملا، پھر اس کے کڑوا تیل ڈالا، چھت کے کونے میں سے مکڑی کا جالا انگلی پر لپیٹ کر تارا اور اس میں ملا دیا، اور پھر اسی مقدار میں بیل کے گوبر اس میں ملا کر اس کے ملٹی بنائی اور مرہم بیل کے زخم پر لگانے کے بعد اس نے اپنے فوجی تھیلے میں سے سفید پٹی نکالی اور باپ کی مدد سے اس پر باندھ دی۔ اگر تم اس خرگوش کے بچے کی طرح رکھنا چاہتے ہو تو پھر یہ کھیت میں کام کر چکا۔ نیاز بیگ پٹی باندھتے ہوئے چلایا، جنگ میں یہ مرمت بڑا کام دیتا ہے، مگر اس میں خنجر کا کام گوبر بہتر رہتا ہے، نعیم نے کہا۔ پھر اس نے گھوڑے پر زین کسی اور باغیں اس کے منہ میں ڈالی۔
نیاز بیگ کھڑا چوڑی